में थोड़ा सा आज का लेक्चर जो है फिर हमने इसी वजह से जो है वो इसी चीज़ के ऊपर रखा है, इसी टॉपिक के ऊपर रखा है, तो आज जो है हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम आउटरीचिंग के बारे में देखेंगे कि हमने अगर स्पेसिफिक साइट्स को आउटरीच करना हो तो वो हम कैसे आउटरीच करते हैं। अब जो एक वे आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया है, जिसमें आप राइट फॉरस प्लस करते हैं, आगे कोई निश मेंशन कर देते हैं। जैसे ये 7 साइट्स हैं या टेनिस की, तो हम इस तरह जो है वो इस तरह पहले आउटरीचिंग किया करते थे और अभी भी इसी तरह ही करते हैं, और ये इफेक्टिव वे होता है। बिकॉज इसमें जो है वो हमारे पास ऐसी ही वेबसाइट्स आती हैं जो कि ब्लॉग्स एक्सेप्ट करती हैं या जो आर्टिकल या गेस्ट पोस्ट ईटीसी ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करती हैं। तो एक तो ये मेथड है। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि गूगल में कोई भी ऐसा एल्गोरिदम नहीं है कि आप जो है वो अपने पसंद की साइट्स को आउटरीच कर सकें या जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट आपको बताए जो आप चाह रहे हैं। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे साइट्स आती हैं वो जनरल में आती हैं, प्योर में भी आती हैं, लेकिन जो है वो जनरल में क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है वो इस मेथड के ज़रिए जो है वो प्योर साइट्स निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके अलावा जो है वो एक तरीका और भी होता है, जिसमें ये होता है कि आप कोई कीवर्ड के थ्रू जो है वो साइट्स को रीच करते हैं। तो उसका जो वे है वो हम इस लिहाज से यूज़ करेंगे कि अब फॉर एग्जांपल हमें कोई साइट चाहिए, हेल्थ के रिलेटेड, हमें ब्लॉग साइट्स चाहिए जो कि प्योर भी हों। अब हम गूगल पे क्या सर्च कर सकते हैं, कोई एनी गैस? जी, कीवर्ड भी लिख सकते हैं, टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक में भी जो है वो बाजू का जो है वो जनरल साइट्स आ जाती हैं। जी। हम्म। नहीं, ये सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं। आपका जो पॉइंट था वैसे अच्छा था कि हम कोई भी क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसके रिलेटेड भी हमें साइट्स आ जाती हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये आता है कि जनरल साइट्स भी उसमें जो है वो रैंक करती हैं, बिकॉज वो टॉपिक लाजमी नहीं है कि सिर्फ प्योर ही साइट्स पे लगता हो, तो हो सकता है कि वो जनरल साइट्स में भी पब्लिश हो। तो इस वजह से जो है वो वहाँ पे भी जनरल साइट्स आ जाती हैं। वैसे ये आइडिया अच्छा है कि आप टॉपिक पुट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जनरल साइट्स आती हैं। अब जो एक वे जो पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ और अभी भी मैं यही यूज़ करता हूँ, वो सिंपल ये है कि अब अगर हमें हेल्थ के रिलेटेड साइट्स फाइंड करनी है, वर्ल्ड टॉप हेल्थ वेबसाइट्स, वेब सोर्स साइट्स दैट एक्सेप्ट ब्लॉग्स, ये एक किस्म का लॉन्ग टेल कीवर्ड है, वर्ल्ड टॉप हेल्थ वेबसाइट्स दैट एक्सेप्ट ब्लॉग्स। ठीक है, अब इसको जब हम सर्च करेंगे तो अब हमें कुछ वेबसाइट्स शो होंगी जो कि हमें बताएंगी कि वर्ल्ड में जो है वो कौन सी टॉप की हेल्थ वेबसाइट्स हैं जो कि ब्लॉग एक्सेप्ट करती हैं। अब इसमें यह है कि जैसे ये एक जो सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट आई है blog.feedspot.com। ये वैसे मेरी हॉट फेवरेट यही है, बिकॉज ये काफ़ी साइट्स जो है वो बता देती हैं, जैसे अभी भी टॉप पर यही आई हैं। तो अब हम इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं अपने न्यू टैब में। और उसके अलावा जो है वो एक ये सिमिलर वेब का किसी को आइडिया कि ये क्या है वेबसाइट? ये जिस तरह AHREFS है या सैमरश है, उसी तरह ये सिमिलर वेब भी है, बट ये भी पेड है, फ्री में बताते हैं लेकिन उनका कुछ देर का ट्रायल होता है। बट ये भी पेड है, लेकिन ये भी AHREFS की तरह ही एक वेबसाइट है। अब जैसे हमने ये वाली वेबसाइट को ओपन किया था blog.feedspot.com, तो अब ये वो वेबसाइट ओपन होके आ गई है। अब 100 बेस्ट हेल्थ ब्लॉग्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब जो इन्होंने नीचे ना ये सारी डिटेल्स बताई हुई हैं कि जैसे फर्स्ट पे ये वाली वेबसाइट आई है, हेयर आर 100 बेस्ट हेल्थ ब्लॉग्स यू शुड फॉलो इन 2023। अब इसमें जो टॉपर वेबसाइट है वो ये है web.md। इसको ओपन कर लेते हैं और ये इन्होंने नीचे स्टैट्स ईटीसी ये सारी चीज़ें भी बताई हुई हैं कि 1.9 मिलियन जो है वो फेसबुक पे इनके फॉलोअर्स हैं, 3.1 मिलियन जो है वो ट्विटर पे इनके ओके, ठीक, ओके कर लेते हैं। तो उसके अलावा ये है कि ये थोड़ी बहुत डिटेल बताते हैं, बट ये एक्चुअल नहीं होते हैं, ये थोड़ा फेक होती है। तो ये वेबसाइट, एक मिनट, इसको हम इसका यहाँ से यूआरएल कॉपी करते हैं। ये वो वेबसाइट है, ये जो है वो, अब ये आप देखें इसके अंदर जो हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं, या जो ये वेबसाइट ओपन हुई है ये हेल्थ की है, और इसके अंदर सब कैटेगरीज भी काफ़ी हैं, ड्रग्स एंड सप्लीमेंट हो गए, वेलबींग, इसके अंदर भी ये काफ़ी कैटेगरीज हैं। और ये एक प्योर जो है ये हेल्थ की हमारे पास वेबसाइट है, और इसकी हमें अथॉरिटी भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है।
जब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इसका मतलब है कि काफ़ी अथॉरिटी वाली साइट है। ये हमारे पास एक वेबसाइट आ गई है। अब ये हमारी एक हेल्थ की वेबसाइट है और ये प्योर हेल्थ की वेबसाइट है। और इसके अलावा फिर ये कि आप बाकी भी चेक कर सकते हैं। जैसे अब हम नेक्स्ट इस वेबसाइट पे चलते हैं, health.harvard.edu। इस वेबसाइट पे चलते हैं। ये भी जो है वो हेल्थ के रिलेटेड ही वेबसाइट है। इसके तो नाम में भी जो है वो हेल्थ ही आ रहा है। और कोशिश आप ये करें कि ये जो .edu एजुकेशन वाली साइट्स होती है ना, इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। इसमें जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि कभी बाज़ का जो है वो लिंक्स भी ये रिमूव कर देते होते हैं। तो एजुकेशन वाली साइट्स के ऊपर हम जो है थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग भी थोड़ा सा इससे अवॉइड ही कीजिएगा। तो लेकिन इन साइट्स को भी आप अपने पास ऐड कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं। ठीक- ये अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, कोई इशू इशू है नहीं वैसे इसमें। लेकिन बाज़ बात होता है कि एजुकेशन की साइट्स पे हमने ये फेस किया है कि ये लोग लिंक्स रिमूव कर देते हैं। ये अब उनसे एडमिन से पूछना पड़ेगा। अगर मैं एडमिन होता तो मैं ज़रूर बताता। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये है कि ये होम पेज के ऊपर जो है वो नहीं देते हैं। ठीक है। और जो क्लाइंट की जो मेन डिमांड होती है वो यही चाहता है कि जो मेरा आर्टिकल पब्लिश हो वो कुछ टाइम के लिए फीचर हो, जो वेबसाइट है उसके होम पेज के ऊपर आए। तो एक तो ये भी इसका जो है वो डिसएडवांटेज होता है। तो इस वजह से जो है वो एजुकेशन की साइट्स को इतना प्रेफरेबल नहीं समझा जाता है। चलें, ये आप थोड़ा सा फिर इसको चेंज कर लीजिएगा, कोई इशू वाली बात नहीं। अब इस तरह जो है वो वेबसाइट आप इस तरह जो है वन बाय वन आप आउटरीच करते जाएंगे, इसमें आपको साइट्स मिलती जाएंगी। जब आपके पास ये वाली 100 साइट्स कंप्लीट हो जाएं तो फिर आप वापस आ जाएं और उसके बाद ये है कि इन इस वेबसाइट पे आ जाएं, आप इसको ओपन कर लें, similarweb.com। तो ये भी आपको बता देती है, ये हेल्थ लाइन मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है। तो ये भी आपको वेबसाइट बताती है। तो एक ये वे होता है कि इस तरह जो है वो आप प्योर जो है वो साइट्स को फाइंड कर सकते हैं। आपको पहले कोई भी कीवर्ड ऐड करना होता है। उसके बाद ये होता है कि आप वेबसाइट्स आ जाती हैं जो कि आपको डिटेल बताती हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड कर रही हैं ब्लॉग्स। तो इस तरह जो है वो हम प्योर की हेल्थ साइट्स को हम आउटरीच कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ वो डाटा मैनेज के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि अब ये इसकी मैंने लिस्ट बनानी है तो मैं कैसे लिस्ट बनाऊंगा इसकी। तो इनकॉग्निटो मोड में मे बी शीट बन जाए। नहीं बनेगा, एक मिनट, इसको जो है वो हमें अपनी आईडी वाली ही बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जो है वो बना लेता हूँ। अच्छा, ये एक शॉर्टकट भी है। अगर आपने न्यू शीट बनानी हो तो आपको लाजमी नहीं है कि आप ड्राइव में जाएं तो वहाँ से बनाएं। आप यहाँ पे शीट डॉट न्यू भी करेंगे तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन जो है वो हम शेयर कर लेते हैं पहले। अब जो हम वेंडर साइट्स आउटरीच करते हैं, बिकॉज उनका हमें सारे स्टैट्स वगैरह चाहिए होते हैं, हमें उनके मैट्रिसेस भी चाहिए होते हैं। तो इस वजह से हमें वो थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा सा मुश्किल आता है। लेकिन अभी जो है वो हम वेबसाइट जो है हम वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कर लेते हैं, बिकॉज हमें बार बार यहाँ पे ना आना पड़े, बिकॉज ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए हमें स्क्रीन शेयर करनी है। यहाँ पे हम वो वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। अब इस शीट का नेम जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, वेंडर साइट्स इसका नाम हम रख लेते हैं हमारे आइडिया के लिए, ताकि हमें याद रहे। और इसमें ना स्टार्टिंग में ये भी होता है कि आप लोग जो है वो हमने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स जो है वो कैटेगरी वाइज बना लेते हैं कि हेल्थ का अलग पेज होता है, टेक का अलग पेज होता है। तो इस तरह आपने नहीं करना है। इसमें जो है वो काफ़ी फिल्टर लगाने का भी ऑप्शन होता है, तो हम फिल्टर लगा के अपनी साइट्स को निकाल सकते हैं। तो बेहतर यही है कि एक ही शीट बनाएं, ये जो जैसे यहाँ पे आइए, ये एक ही शीट बनाएं और इसी को ही जो है वो आप मैनेज करें। इसी के अंदर अपनी सारी साइट्स को आप ऐड करें। अब ये वाली वेबसाइट है, पहले तो हम एक पैटर्न रेडी कर लेते हैं और आपने उसी पैटर्न को फॉर एवर फॉलो करना है। अब जैसे सबसे पहले तो हम वेबसाइट का डेफिनेटली उसका जो यूआरएल है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद उसकी कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद उसके स्टैट्स में जो हम चीज़ें डीए और उसके बाद जो है वो ट्रैफिक, ये तीन चीज़ें हम चेक करते हैं। उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट मेथड आ जाएगा। और उसके अलावा हम स्टेटस ऐड करते हैं। स्टेटस में जो है वो आप जिस दिन हम मेल करेंगे तो वहाँ पे हम डेट मेंशन कर देंगे कि हमने इस डेट को इस वेबसाइट को आउटरीच किया है या हमने मेल किया है। तो अगर उनका रिप्लाई आ जाता है तो फिर हम डेट रिमूव करके रिप्लाई मेंशन कर देते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इसको हमने मेल किया था लेकिन और इसका रिप्लाई आ गया था। तो डेट इस वजह से हम मेंशन करते हैं बिकॉज 1 या 2 या 3 दिन हम वेट करते हैं। तो अगर एडमिन की तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा तो हमने उन्हें फॉलो अप भी करना होता है। और ये फॉलो अप में मैक्सिमम टाइम जो है वो रिप्लाई आ जाता होता है। तो इस वजह से जब हम स्टेटस में डेट मेंशन करते हैं। अब हम अपनी इस वेबसाइट की तरफ चलते हैं। जो हमारी ये वेबसाइट है, ये हेल्थ की जो प्योर हेल्थ वेबसाइट है। अब हम वेंडर वेबसाइट वापस आते हैं और यहाँ पे हम वो इसका जो यूआरएल है वो हमने यहाँ से कॉपी किया और यूआरएल हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमारे यूआरएल वाले सेक्शन में।
अब इसकी कैटेगरी तो जैसे हेल्थ की है, अब हेल्थ हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अच्छा, बाज़ का जब जनरल वेबसाइट्स आती हैं तो उसमें आप जनरल यहाँ पे जैसे आपके पास जनरल वेबसाइट्स आएंगी, क्वेश्चन, ओके, जनरल की वेबसाइट आएंगी तो आपने मैक्सिमम टाइम ये होता है हम जनरल मेंशन कर देते हैं। तो जनरल जो है वो ये मेंशन करने से बेहतर ये है कि वहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज है आप सबको जो है वो मेंशन करें। फॉर एग्जांपल अब हेल्थ, टेक, फैशन, ये तीन कैटेगरीज हैं एक साइड में, और हम ये तीनों मेंशन कर देते हैं, और एक तरफ एक पर्सन है जो कि मेंशन करता है जनरल। ठीक है। तो अब अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे हेल्थ की साइट चाहिए, तो जनरल भी हो तो चलेगी। अब जिस पर्सन ने अकेला यहाँ पे जनरल मेंशन किया है, अब उसे कैसे पता चलेगा कि इस वेबसाइट के अंदर जो है वो हेल्थ का भी टैब है, जब उसके पास थाउजेंड्स ऑफ साइट्स होंगी, हंड्रेड्स ऑफ साइट्स होंगी, तो वो कैसे पता चलेगा उसे? तो उसके लिए जो बेहतर वे होता है वो यही होता है कि आप जो है वो हेल्थ, टेक, फैशन, जितनी भी कैटेगरीज वेबसाइट के अंदर होती हैं वो सारी को मेंशन कर लेते हैं, ताकि क्लाइंट जब भी हमें किसी भी साइट का डिमांड करे तो हम फिल्टर लगा के उसको आउटरीच करके दे सकें, या फिल्टर निकाल के मुझे दे सके सीक्वेंस के साथ। तो इसको जो है हम रिमूव कर दें तभी, तो फिर इसके जब स्टैट हमें पता होंगे, डीए, डी आर, ट्रैफिक वगैरह ये हम मेंशन कर लेंगे, उसके बाद इनका कॉन्टैक्ट मेथड आ जाता है। ये ईमेल हंटर, ईमेल हंटर आप लोगों में से कोई यूज़ कर रहा है अभी? सारे यूज़ कर रहे हैं, सब सही एक्सपीरियंस चल रहा है? अच्छा, सही हो गया, ज़बरदस्त। इसके अलावा ईमेल हंटर एक और भी है जो कि बिजनेस जो है वो एक्सेप्ट करता है, बिजनेस ईमेल, तो उससे भी वो भी सही रहता है, वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो बिजनेस ईमेल रिक्वायर्ड करता है, लेकिन ये फ्री वाला है तो हम इसी को प्रेफरेंस देते हैं। अब इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बाज़ औक़ात ऐसी वेबसाइट्स भी आ जाती हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आ जाते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पे हम लोग इनसे कौन सा ईमेल लेंगे। तो हमारी जो प्रायोरिटी के ऊपर होता है वो एडवर्टाइजिंग होता है, अगर एडवर्टाइजिंग का ईमेल होगा तो वो हमारी प्रायोरिटी पे होगा, उसको हम सबसे पहले ऐड करेंगे अपने पास। एडवर्टाइजिंग हो जाए, एडिटोरियल हो जाए, उसके अलावा जो है वो इन्फो वाला भी हो, अगर कोई भी ना हो और अकेला इन्फो हो तो इन्फो हम ले सकते हैं। तो ये तीन चार जो ईमेल है ये हमारे प्रेफरेंस पे होते हैं और यही हम ऐड करते हैं। बाकी क्योंकि अगर सपोर्ट वाला आप ले लेते हैं तो वो उसके ऊपर रिप्लाई आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या इसके अलावा एडमिन वाला भी आप ले लेते हैं तो उसके ऊपर भी थोड़े कम रिस्पॉन्स आने के चांसेस होते हैं। ठीक हो गया? हाँ, मार्केटिंग, सर ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती है ना, एडवर्टाइजिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, एडिटोरियल हो गया, ये सारे जब अगर इनमें से कोई भी ईमेल आएगा तो हम वो अपने पास उसे सेव कर लेंगे। ठीक हो गया? सेल्स वाला भी हम कर सकते हैं, सेल्स वाला भी कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट होते हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इनमें कैटेगरीज होती हैं, तो वो आप देख लेंगे जो आपको लगे कि ये एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड है या ये मार्केटिंग के रिलेटेड है या ये हमारी क्वेरी को सोल्व कर सकते हैं, तो हम उन्हें अपनी शीट में लाजमी ऐड करेंगे। अब एक उसमें फिर आप देख लिया करें, उसमें ये होता है कि उन्होंने ना अपने उन ऑथर्स की या जो उनके डिटेल्स होते हैं उनकी डिटेल वगैरह दी होती है, तो आप उन्हें वहां पे भी फिर देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है जिसका नाम है, इसका क्या रोल है इस वेबसाइट के अंदर, या ये एडिटर है या ये पब्लिशर है, या ये क्या करता है, तो वो आप वो वहां से चेक कर लें और फिर उनको वहां पे मेल कर लें। अब ये भी हो सकता है कि एक वेबसाइट है उसके दो तीन आपको ईमेल है, एडवर्टाइजिंग भी नजर आ रहा है, आपको इन्फो भी आ रहा है, आपको जो है वो मार्केटिंग भी आ रहा है, तो आप ये तीनों आप मेल अपने पास सेव कर लें और तीनों मेल पे अलग अलग मेल कर दें, तो आपको किसी ना किसी मेल के ऊपर रिप्लाई लाजमी आ जाता है। तो ये भी होता है, तो अगर आपके पास थोड़े ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि सारे सभी सही हो सकते हैं, आप सभी पे भी मेल कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है और ना ही कोई प्रॉब्लम होता है। तो वैसे आपको कॉन्टैक्ट तो फाइंड करना आता होगा, अभी तक आइडिया हो गया होगा कि वेबसाइट के जो है वो हम कॉन्टैक्ट मेथड वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह जो है वो हम प्योर निशेज भी फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा एक पेड मेथड भी है उसकी तरफ भी हम जाते हैं। इस तरह से जो है वो अपने प्योर वेबसाइट्स को आउटरीच करना है, और कोशिश करें कि स्पेसिफाई कर लें कि हमने किस किस कैटेगरीज को आउटरीच करना है, बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा नहीं काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो पहले आप डिसाइड कर लें कि मैंने इस निश के ऊपर काम करना है, उसी की साइट्स को जो है वो आपने आउटरीच करना है। ठीक है। इसके रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो साइट्स आउटरीचिंग के हवाले से? कोई सवाल नहीं? सब ठीक है? ओके। अभी जो है वो हम पेड मेथड की तरफ चलते हैं, और सॉरी, हाँ, फिल्टर कैसे लगाना है ये भी मैं बता देता हूँ। जो प्योर वेबसाइट्स होती है ना, इनका काफ़ी बेनिफिट होता है, इनकी प्राइसेस जो है वो जो नॉर्मल जो साइट्स होती हैं उनके मुकाबले में ना थोड़ी सी हाई प्राइसेस होती हैं, लेकिन मार्केट में जो है ये हाई प्राइस भी चल जाती है।
तो अगर आपको प्योर वेबसाइट मिल रही है और थोड़ी सी हाई प्राइस में भी मिल रही है, तो उसको जो है डिलीट करने की बजाय जो है उसके साथ आप डील कर लें और उसको अपने पास सेव कर लें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा बनस्पत डिलीट करने में। तो प्योर वेबसाइट जो होती है ना, उनको आप कभी भी जो है वो वेस्ट मत कीजिएगा। ये एक बहुत बड़ा एसेट होता है हमारे लिए। अब फॉर एग्जांपल हमारी ये लिस्ट है, ठीक है, और कोई और लिस्ट ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर कैटेगरीज थोड़ी मेंशन हो। अब जैसे ये वेबसाइट, अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा निशेज हमने हैं और हमने फाइंड करना है कि हमें स्पेसिफिक निश की साइट चाहिए। इसमें ये होगा कि हम ये पूरा कॉलम को एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा कॉलम हम सेलेक्ट कर लिया हमने। और एक यहाँ पे ये जो है क्रिएट अ फिल्टर, ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो ऊपर आपको नज़र आ रहे होते हैं, ये सारे इसीलिए होते हैं। कुछ इसमें आप इसके मतलब हेडिंग्स वगैरह कर सकते हैं, कोई फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज वगैरह देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो फिल्टर का ऑप्शन होता है वो ये यहाँ पे फिल्टर होता है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक छोटा सा सिंबल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आ जाता है, ये आ जाता है, और ये सारी रो हमने सेलेक्ट की हुई है, पूरा कॉलम हमने सॉरी सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब ये हमें बता देगा कि आपके इस टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन है। यहाँ पे ये सारा बता देगा कि ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो हम पहले सबको अनक्लिक कर लेंगे बिकॉज हमें सब नहीं चाहिए। अब हमें कौन सी साइट चाहिए? अब हमें अगर हम हेल्थ की तरफ जाएं, तो वो हमें दिखा रहा है कि ये दो किस्म के नाम हमने वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, हेल्थ और हेल्थ प्लस फैशन। ये सिलेक्ट ऑल कर लेंगे हम और ओके कर देंगे हम। यहाँ पे अब ये जितनी भी जो वेबसाइट्स होंगी वो हेल्थ और फैशन वाली आ जाएंगी हमारे सामने। ठीक है, ये हेल्थ और फैशन वाली एक ही है और बाकी सारी हेल्थ वाली है। इस तरह जो है वो आप फिल्टर लगा सकते हैं। आप फिल्टर रिमूव करना है, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो फिल्टर वहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसका सीक्वेंस दोबारा वैसे हो जाएगा। और इसके अंदर जो है वो सीक्वेंस भी आपका चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ ऐसा ही रहता है, तो इसमें भी परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरह जो हम फिल्टर अप्लाई करते हैं, वो तब होगी जब आप यहाँ पे जनरल मेंशन कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। कंट्रोल एफ भी इसका ऑप्शन है। आप कंट्रोल एफ पे कोई भी वेबसाइट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं से सामने से कोई साइट उठा लेता हूँ, कंट्रोल एफ, और वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो हमें बता देता है कि इस वेबसाइट के अंदर इस पेज के अंदर कि कहाँ कहाँ पे ये वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है। और इसका जो दूसरा मेथड, अगर आपने पूरी ओवरऑल शीट में चेक करना है कि कहाँ पे ये वाली वेबसाइट है, तो आप उसके लिए कंट्रोल एच करते हैं। ये पूरा ऑप्शन हमारे सामने ओपन होकर आ जाता है। फिर यहाँ पे कंट्रोल वी करके यहाँ से आप फाइंड कर लेते हैं, तो वो आपको बता देता है कि ये वेबसाइट कहाँ पे है। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ, ये नो मोर रिजल्ट फाउंड लूपिंग अराउंड, तो ये इसने ए को हाईलाइट किया था और यही पे आई है। ठीक है, वो बता देता है। ये पूरी शीट में अगर आपने चेक करना हो तो उसके लिए कंट्रोल एच होता है, और अगर आपने सिंगल पेज का चेक करना हो तो कंट्रोल एफ के जरिए आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी जो है वो हम एक पेड मेथड की तरफ चलते हैं कि अगर हमने वेबसाइट्स को आउटरीच करना हो तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं। उसके लिए जो हमें ए एच आर ई एफ एस की ज़रूरत पड़ती है, एच आर ई एफ एस टूल की। और एक्चुअली जो अभी नया ए एच आर ई एफ एस चल रहा है, ये इनकॉग्निटो मोड में ही चलता है। ये दूसरे ब्राउजर में जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो इस वजह से जो हमने इसे इनकॉग्निटो मोड में ओपन किया हुआ है। ये जब आप बाय करते हैं तो इसमें ना आपको कुछ लिमिटेशन दी जाती है कि आप डेली बेसिस में 40 साइट्स को चेक कर सकते हैं या 20 साइट्स को चेक कर सकते हैं। वो आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप मतलब अगर 20 वाला बाय करते हैं तो आप डेली बेसिस पे 20 साइट्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम कोई वेबसाइट चूज कर लेते हैं। पहले हम ये वाली वेबसाइट चूज कर लेते हैं। अब ये वेबसाइट हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, तो वो हमें इसका जो है पूरा डाटा हमें बता देगी। अब ये जो है वो वेबसाइट की डिटेल बता रहा है कि इसकी ट्रैफिक जो है वो 9.5 मिलियन है और इसका DR 71 है। जो हमें चाहिए अब वो है ये रेफरिंग डोमेन्स। रेफरिंग डोमेन क्या होते हैं? क्या होते हैं रेफरिंग डोमेन? ठीक होगा। और एक वेबसाइट से आप कितने रेफरिंग डोमेन ले सकते हैं, कितने रेफरेंस ले सकते हैं? एक वेबसाइट से हम कितने रेफरेंस ले सकते हैं? एक ले सकते हैं।
आप उस वेबसाइट्स के ऊपर जितने मर्जी आर्टिकल लगवाएंगे, जितने मर्जी लिंक्स बिल्ड करेंगे, लेकिन वो काउंट सिर्फ एक ही होगा, एक से ज़्यादा वो काउंट नहीं होते हैं। अब इसमें जो है हम रेफरिंग डोमेन्स, ये जो ऑप्शन है ये हमें बता रहा है जो 98.4 के इस वेबसाइट के रेफरिंग डोमेन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये हमें इसके रेफरिंग डोमेन बता देगा कौन कौन सी वेबसाइट्स को इसने रेफर किया है। ईटीसी अभी डाटा थोड़ा ओपन हो जाए तो इसके अंदर फिर ये होता है कि हमने कुछ फिल्टर्स ईटीसी लगवाने होते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा कि नहीं नहीं, ये वो वेबसाइट्स हैं कि आपने प्योर वेबसाइट्स को किस तरह आउटरीच करना है, ये एक तरीका होता है। ये साइट्स के लिए हैं, वेंडर साइट्स के लिए हैं। वो हम इस सेंस में करते हैं बिकॉज ये अब जितनी बड़ी वेबसाइट है, ये जितनी बड़ी वेबसाइट है इसने डेफिनेटली अपने रेफरिंग डोमेन जो है इन्होंने किसी ना किसी वेबसाइट को लिंक दिए होंगे, किसी ना किसी से लिंक्स लिए होंगे, ठीक है। तो और इस सेंस में हम आउटरीच करते हैं, इसके लिए हमें कोई एक प्योर साइट चाहिए होती है। अब ये जो वेबसाइट मैंने सर्च किया है ये प्योर फुटबॉल की साइट है, तो इसके फिर चांसेस ये होते हैं कि इसने फुटबॉल की साइट्स के ऊपर ही लिंक्स बिल्ड किए होंगे, ठीक है। तो अभी इसके अंदर कुछ हम फिल्टर लगाते हैं, जैसे सबसे पहला फिल्टर जो होता है वो हमारा डू फॉलो का फिल्टर होता है। उसके अलावा हमारा फिल्टर हम लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पे एक फिल्टर होता है बैकलिंक, बैकलिंक टाइप होता है, और ये हम इन कंटेंट से मुराद ये है कि वो लिंक इंसर्शन की सूरत में आ जाते हैं कि कितने इन्होंने लिंक्स लगाए हुए हैं। ये लो माशाल्लाह, स्टूडेंट फैच डाटा, सॉरी आ गया है। अब इसमें यह है कि ये आप देख सकते हैं, ये गूगल, एप्पल, ये सारे भी आ रहे हैं, गिटहब आ रहा है, विकीपीडिया, तो ये सारे जो है ये हमारे किसी काम के होते नहीं है। तो इसको जो है हम ट्रैफिक वाइज एक दफ़ा सीक्वेंस में ले आते हैं, और फिर इसमें कोशिश हमारी ये होती है कि थोड़ी ऐसी वेबसाइट्स को आउटरीच करें जिनका स्टैट्स थोड़े से लो हो, बिकॉज यहाँ पे ये आपको काफ़ी जैसे ये 352 मिलियन दिखा रहा है, डेफिनेटली इस साइट को आउटरीच करना इतना आसान नहीं है, इसका रिप्लाई लाना जो है इतना आसान नहीं होगा। तो हम इस वजह से जो है वो स्टार्ट में जो है कुछ साइट्स को छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जिनकी ट्रैफिक 1 मिलियन के अराउंड हो या उससे कम हो, उनको जो है वो हम आउटरीच करते हैं। तो इस तरह काफ़ी साइट्स मिल जाती हैं हमें, जैसे एक ये स्पोर्ट्स बॉक्स हमें एक मिलती है, इस तरह ये आप ओपन कर लें। एक ये वेबसाइट मिल रही है आपको, ये ओपन कर लें, ये ओपन कर लें। इस तरह साथ साथ वेबसाइट्स को ओपन करते जाएं, तो ये सारी आपको वेबसाइट ओपन होती जाएंगी। इसमें आप चेक करते जाएं कि अगर ये प्योर वेबसाइट है तो आप इसे आउटरीच कर लें, प्योर नहीं है तो इसे एज अ जनरल में भी आप आउटरीच कर सकते हैं। ये मतलब आउटरीचिंग का एक यूँ कह लें कि खजाना हमें मिल जाता है, हमें वेबसाइट आउटरीच नहीं करना पड़ती, हमें पूरा डाटा में मिल जाता है। जैसे ये भी प्योर फुटबॉल की साइट हमें मिल गई है, अब इसके ऊपर भी इसने लिंक लगाया हुआ था। ये भी ये जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं या जो प्योर की वेबसाइट्स होती हैं ना, ये ज़्यादातर जो या तो न्यूज़ की वेबसाइट्स के ऊपर लगवाती हैं या तो ये अपनी निश के रिलेटेड वेबसाइट्स के ऊपर लगाती होती हैं। तो इस वजह से हमें ये एज होता है कि हम यहाँ से वेबसाइट्स निकाल सकते हैं। अब जैसे ये वेबसाइट हमारी फुटबॉल की वेबसाइट आई है, इसका स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, इसकी लैंग्वेज चेंज है, इसको थोड़ा अगर हमें ये गूगल दिखाता है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, रशियन लैंग्वेज में है, इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि अगर वेबसाइट की लैंग्वेज चेंज है, इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज है, तो वो आप लैंग्वेज का भी सेक्शन बनाएंगे वेंडर लिस्ट में, और वहाँ पे मेंशन करेंगे कि इस वेबसाइट की जो लैंग्वेज है वो क्या है। और क्लाइंट को ऑर्डर प्लेस करने से पहले उसको लैंग्वेज बताना भी ज़रूरी होती है कि इस वेबसाइट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है या जर्मन है या रशियन है, वो बताना भी मस्ट होता है। अब ये सारी वेबसाइट आ गई है हमारे पास, इसको हम आउटरीच कर सकते हैं। इस तरह जब हमारी ये हो जाएंगी फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेंगे, नाम से भी हमें पता चल जाता है कि कौन सी स्पोर्ट्स की वेबसाइट होंगी और कौन सी नहीं होंगी। इस तरह से जो है वो हम पेड टूल से वेबसाइट्स को निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास टूल आप थोड़ा महंगे वाला ले लेते हैं तो आप इसमें ये सारा डाटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आपको वो सारा बता देता है। इसमें कुछ ऑप्शन भी दे देता है कि आप कितने, ये देखें जैसे फर्स्ट 1000 टू ये एंड तक बता रहा है, या फिर कस्टम आपने कितने लेना चाहते हैं, तो आप फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, वो फाइल आपके पास आ जाती है। इस तरह जो है हम पेड टूल्स की हेल्प से जो है वो वेबसाइट्स को निकाल सकते हैं, और अगर आपने प्योर साइट्स निकालनी हो तो उसका कीवर्ड हम लगा के ऐड कर सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि हम आउटरीचिंग में यूज़ करते हैं। इसका कुछ और एडवांस वे भी हैं, लेकिन वो नहीं, ईमेल मेंशन नहीं होता है, ईमेल आपको निकालने पड़ते हैं। इसमें ये जो होता है कि हमें इनके स्टैट्स जो है वो पता चल जाते हैं इन वेबसाइट्स के। सॉरी, ये भी मैं दिखाता हूँ ना आपको, ये हमने एक्सपोर्ट किया एक शीट, और इसको जो है वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ ये। हमने एक न्यू शीट बनाई थी और मेरे ख्याल शायद
इस तरह से आप आउटरीचिंग कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा लगा है आसान है कि थोड़ा सा मुश्किल है ये भी। पेड वाला तो चले, उसे आप फिर भी अवॉइड करें, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप जो कीवर्ड वाला है ना, कीवर्ड वाला आप डेफिनेटली ट्राई लाजमी कीजिएगा। कोई भी निशा आप चूज़ कर लीजिएगा, उसके रिलेटेड साइट्स लाजमी आउटरीच कीजिएगा। वैसे इसके रिलेटेड टास्क नहीं है, लेकिन अभी लेक्चर हो गया तो मेरा ख्याल है इसके रिलेटेड एक टास्क भी होना चाहिए कि आपने जो इतनी वेबसाइट्स प्योर की आउटरीच करके लानी है। कौन सी? ये जो एक्सपोर्ट की है। अब यहाँ पे जो है वो हमने डाटा इंपोर्ट कर लेंगे, डाटा सारा जो भी हमारे पास होगा। और बात बात ये भी होता है कि अगर कोई ऐसा फॉर्मेट आपके पास आ गया है कि वो आपके लैपटॉप में ओपन नहीं हो रहा है, तो वो आप फाइल को डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो चांसेस होते हैं कि वो यहाँ पे डाटा आपका अपलोड कर देंगे। तो इस तरह जो है वो आप डाटा वगैरह सभी मैनेज अपना कर सकते हैं, वेंडर साइट्स आउटरीचिंग कर सकते हैं, उसके अलावा जो है अपना डाटा मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि प्रॉब्लम ये आती है कि स्टार्टिंग में ना मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि मैं कंफ्यूज हो जाता था कि किन के साथ मेरी डील हुई हुई है और या किन के साथ नहीं हुई है। तो उसका फिर अभी यही जो मैंने रिजल्ट लिया था ये था कि मैं एक न्यू लिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर एक ही शीट है, उसके अंदर और सभी साइट्स मैंने उसके अंदर ऐड कर लिया है। अब जिन जिन के साथ डील होती जा रही थी एक नया टैब बना बना लिया था और उसके अंदर वो सारी साइट्स को ऐड कर लिया था। अब हर स्पेसिफिक साइट के लिए, क्योंकि जो हमें मेरा ज़्यादातर मेरा फोकस होता था वो हेल्थ हो गया, टेक, फैशन, इनके ऊपर होता था। मैंने इनकी सेपरेट एक न्यू शीट्स बनाई थी, और ये वाला डाटा चाहे वो जनरल में हो साइट, चाहे वो प्योर में हो, वो सारी कंबाइन करके एक न्यू शीट में हमने पेस्ट कर ली। तो वो डुप्लीकेट भी हो जाती थी कि अगर हेल्थ की इधर भी है तो वो हो सकता है उसके अंदर फैशन का टैब हो तो वो फैशन में भी हो जाती थी। तो इस तरह जो था वो मेरी जो क्वांटिटी थी वो भी बढ़ गई थी, हालांकि इतनी ज़्यादा थी नहीं, लेकिन ये वो डाटा भी मेरा इजीली मैनेज हो गया था। तो आप लोग भी इस तरह जो है वो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास तौर पर जब आप थोड़े से आपको लैपटॉप या इन ईमेल वगैरह संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा आपको लगता है, लेकिन ये हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फील करना पड़ता है वो। अच्छा, अब इनमें से मैंने अभी जो बनाई थी वो कौन सी थी वेंडर लिस्ट? हम्म। चलिए वैसे मैं शीट दिखा देता हूँ, उसके अंदर कोई ना है नहीं, दो कुछ है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल ऐसी है। बाज लोग होते हैं जिन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि कोई भी एडिट ना कर पाए, तो वो फिर आपको थोड़ा करना पड़ता है। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें एडिटिंग की एक्सेस दे दें, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि वो आपको एक्सेस नहीं देते हैं। बिकॉज आप किसी और का डाटा है तो वो कभी भी आपको जो है वो नहीं परमिशन देगा कि आप उसके अंदर चेंजिंग कर सकें। आप उसकी कॉपी नहीं नहीं, फिर तो एडिट होना बनता है। फिर एडिट होता है, बिकॉज जब आप कॉपी कर लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं उसकी, तो वो आपकी फिर आपका मतलब आपकी मलकियत में आ जाती है। तो आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, कोई इशू होता नहीं है। अच्छा, ये मेरी सबसे पहली लिस्ट है जो मैंने रेडी की थी जब मैंने भी ये काम स्टार्ट किया था। तो उसमें ये था कि सबसे पहले ये डोमेन हम मेंशन कर दिया करते थे, उसके बाद कैटेगरी। और ये कैटेगरीज आपके सामने है कि इसके अंदर सभी कैटेगरीज मेंशन की गई थी। जैसे कि आप मुझे चाहिए कोई हेल्थ की वेबसाइट चाहिए तो मैं फिल्टर लगाऊंगा, हेल्थ की वेबसाइट लगाऊंगा तो प्योर भी आ जाएंगी, जनरल जितनी भी होंगी वो सभी कंबाइंड साइट्स सामने आ जाएंगी। तो उसके बाद ये स्टैट्स थे इनके, DRDA, PARD, ट्रैफिक और प्राइस, फिर इनके कॉन्टैक्ट मेथड, किस डेट को मैंने इनके साथ कॉन्टैक्ट किया था, टैट हो गया। और कुछ ये जो नोट ऐड किया था ये रिक्वायरमेंट के अदर रिक्वायरमेंट। तो इस तरह जब मैंने अपनी शीट मैनेज की थी, जिनके साथ डील होती जाती थी उनको एक न्यू शीट में ऐड करते जाते थे। और कुछ स्पेसिफिक जो निशेज होती थी उनके हम अलहदा से शीट बना लेते थे, हेल्थ, टेक, फैशन, उनको वहाँ पे भी ऐड करते जाते थे और क्लाइंट के साथ शेयर करते जाते थे। तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं, इस तरह ही होता है, डाटा आपका इजीली मैनेज होता है। और ये मैं अक्सर मैंने बताता हूँ, मैं आज फिर बता देता हूँ कि कोशिश करें कि एक अलहदा से ईमेल बना लें आप। तो जितने भी आपने अकाउंट्स अपने साइन अप करने हैं, फाइवर, अपवर्क, ETC, जितने भी करने हैं वो आप साइन अप भी उसके ऊपर करें, जो अपने शीट्स वगैरह बनानी है वो भी आप उसके ऊपर बनाएं। ठीक है, ताकि वो आईडी हमारी सिक्योर रहेगी तो हमारे सारे अकाउंट्स भी सिक्योर रहेंगे।
तो और जो बाकी हमारा वेंडर्स हैं उसके लिए अलहदा एक बना लें आईडी, मेल्स करने के लिए क्लाइंट्स के लिए अलहदा कर लें। उनकी ड्राइव बेशक खाली रहे, वो कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चूंकि ये वाला डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा जो कुल मिला के जो सारा एसेट है वो ये है। ठीक है, ये नहीं होगा तो हम कोई भी डिसाइड नहीं कर सकते हमने प्राइस कितनी लेनी है, या वेंडर के साथ जो हमने कॉन्टैक्ट किया था वो किस ईमेल के थ्रू किया था, या कब की डील है हमारी। तो हमारा एसेट यही है। तो इसको सेव करना, इसकी सिक्योरिटी के लिए एक ईमेल आईडी अगर लगा देंगे तो वो इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, मैटर करेगा नहीं। तो इस वजह से इसके लिए जो है वो एक अलग से आईडी बनाएं जिसपे आप सारे अकाउंट साइन अप वगैरह करें और अपनी शीट्स वगैरह मैनेज करें। क्लाइंट्स के लिए एक अलग सेपरेट बना लें और वेंडर्स के लिए अलग सेपरेट बना लें। 3 ईमेल्स में जो है वो आप अच्छे इजीली जो है वो ये मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको अपनी आईडी दिखाऊँ ना कि यहाँ पे कितनी ईमेल है अटैच की हुई है मैंने, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अभी तक कितने हैं मतलब स्टूडेंट जो कि इस तरह डिफरेंट आईडीज के ऊपर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ आईडीज बनाई हुई हैं उन्होंने। मतलब कुछ है, अभी तकरीबन ने नहीं बनाई हुई हैं। अच्छा, ये मुझे भी एक चीज़ की कंफ्यूजन है, आप में से अगर कोई बता सके कि अगर हमारा फाइवर का अकाउंट एक ईमेल पे हमने बनाया हुआ है, एक हमने अकाउंट अपना जीमेल के ऊपर फाइवर का अकाउंट बनाया हुआ है, साइन अप हमने थ्रू गूगल किया हुआ है, और वो हमारा अकाउंट जीमेल का बैन हो जाए, तो हमारा फाइवर का अकाउंट रहेगा कि डिलीट हो जाएगा? रहेगा। अगर नंबर वेरीफाई किया, नंबर के ऊपर कोड आ जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ हमने ईमेल के थ्रू बनाया हो तो फिर वो हम उसे, मतलब जहाँ पे वो लॉगिन है वो लॉगिन रहेगा, उसे हम दोबारा जो है वो किसी न्यू डिवाइस पे हम लॉगिन नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही है। हम्म। हम्म। उससे भी आप कर सकते हैं, चलो ये भी ठीक है। अब जैसे अगर ये डाटा दिखा देता है, ये काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स, सॉरी अकाउंट्स यहाँ पे अटैच किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है ईमेल की आईडी अटैच की हुई है। इसके अंदर जो 3 4 होंगी वो वेंडर्स के लिए होंगी, 3 4 क्लाइंट्स के लिए होंगी, कुछ इंस्टीट्यूट के होंगे। तो अगर आपने अपना डाटा इजीली मैनेज करना है तो आपको इतना करना पड़ेगा। आपको एक वे बताया हुआ है, आगे आप थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर भी करें। थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, लेकिन बाद में आसानी के लिए जो है ना वो ये चीज़ परफेक्ट रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक हो गया? बिल्कुल, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। देखें, अगर आप अपना नया जीमेल का अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर फिर आपको अपना रिकवरी ईमेल ऐड करना लाजमी है। आप अपना फ़ोन नंबर लाजमी ऐड करें, बिकॉज अगर वो हमारा उससे पासवर्ड जो है वो हम भूल जाते हैं या उसका कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम उसे रिकवर कर सकें। रिकवर करने के लिए जो है रिकवरी ईमेल या फ़ोन नंबर, ये मस्ट आप लोगों ने लाजमी ऐड करने होते हैं, और ये भी करें बिकॉज ये सारी एक सिक्योरिटी होती है। आपके अकाउंट्स जो है वो आपके पास सिक्योर रहते हैं। आप किसी और को शेयर भी कर देना अकाउंट, तो वो फिर भी वो पासवर्ड चेंज करेगा तो आपके पास एक्सेस होगी, आप उसे आप रिकवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो आज के जो लेक्चर था वो यही था कि साइट्स आउटरीचिंग हम कैसे कर सकते हैं और अपना डाटा जो है कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके रिलेटेड किसी का कोई सवाल वैरायटी थी? नथिंग? ठीक हो गया। आज की असाइनमेंट क्या है वैसे? कल जो आपका काम चेक होगा वो 300 गूगल क्लाइंट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा ये है कि एडसेक कॉपीफाई के ऊपर जो है वो 75 साइट्स होंगी, और लिंक्डइन के ऊपर आपकी पोस्ट होंगी, और प्रोफाइल ऑप्टिमाइज तो मैक्सिमम सबकी हो गई है। और क्या बचा है बाकी पीछे? फाइवर रह गया। फाइवर पे इस बैच में ये था कि मैक्सिमम की गिग्स कंप्लीट थी। जिनकी गिग्स कंप्लीट नहीं है तो वो कोशिश करें कि मंडे से पहले पहले जो है वो अपनी गिग्स कंप्लीट कर लें, बिकॉज जो नेक्स्ट 2 वीक्स होंगे वो हमारे फिर अपवर्क के ऊपर चले जाएंगे, फिर फाइवर के ऊपर आने का टाइम नहीं मिलेगा हमें। तो अब फाइवर जो है वो इसी वीक में कंप्लीट कर लें अपना। एक्चुअली वो उसका जो है वो लेक्चर मुश्किल है उनके ऊपर, लेकिन अगर आप कहेंगे तो लेक्चर करवा देंगे। लेकिन जो इंटर्नशिप में जो हमारे मेन प्लेटफॉर्म होते हैं वो ये 8 ही प्लेटफॉर्म होते हैं